दोस्तों, कुछ विद्यार्थियों ने मुझसे कहा है कि मैं हिंदी में डेरिडा के बारे में दो चार बातें आपके सामने रखूं। तो मैंने एक ये वीडियो बनाया है और मेरा इसका उद्देश्य ये है कि हिंदी माध्यम के समाजशास्त्र के विद्यार्थी या कोई अन्य समाज विज्ञान के क्षेत्र के विद्यार्थी डेरिडा को थोड़ा सा समझ सकें, क्योंकि आज कुछ कंसेप्ट्स इतने पॉपुलर हो रहे हैं कि जैसे पोस्ट मॉडर्नाइजेशन, पोस्ट स्ट्रक्चरल थॉट, डिकंस्ट्रक्शन, खासतौर से डिकंस्ट्रक्शन और सीमियोलॉजी, और जिसको हिंदी में हम संकेत विज्ञान या चिन्ह विज्ञान कह सकते हैं। तो आज बड़ा फैशनेबल चीज हो गई आज के सभी रिसर्च स्कॉलर सब अपने कार्यों में डिकंस्ट्रक्शन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये डिकंस्ट्रक्शन है क्या, और जब हम डिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो किसने ये कंसेप्ट दिया? ये कंसेप्ट जैक डेरिडा का कंसेप्ट है। तो स्पष्ट है कि हमारी थोड़ी सी उत्सुकता ये डेरिडा था कौन और उसने क्या कहा इस बारे में लेकर होती है। तो इसमें मैंने बहुत ज़्यादा स्लाइड्स नहीं बनाई, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डेरिडा कौन था, उसके प्रमुख कार्य क्या हैं, और उसने वो कौन से कंसेप्ट दिए जिसके लिए वो दर्शन और समाज विज्ञान की दुनिया में छा गया, और हमारे समाजशास्त्र के विद्यार्थी उससे क्या सीख सकते हैं और उसकी क्या सीमाएं हैं। तो इन चीज़ों को लेके ये स्लाइड्स बनाई हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो मित्रों, इसका मैंने प्रेजेंटेशन का टाइटल रखा है रिलेवेंस और इरेलेवेंस ऑफ जैक डेरिडा फॉर यंग सोशियोलॉजिस्ट इन इंडिया। युवा समाजशास्त्रियों के लिए प्रासंगिकता और अप्रासंगिकता दोनों ही चीज आपको देखने को मिलेंगी कि क्यों डेरिडा प्रासंगिक है और क्यों अप्रासंगिक है। तो पहले तो आप ये जानना चाहेंगे कि डेरिडा था कौन। तो मित्रों, डेरिडा अल्जीरिया में पैदा हुआ एक फ्रांसीसी दार्शनिक था, जिसके जो मेन कंट्रीब्यूशंस हैं, जिसका जो योगदान है वो इतिहास के दर्शन में है और एक समालोचक के रूप में है, साहित्यिक समालोचक के रूप में, और एक बुद्धिजीवी के रूप में, जिसका के मानव जाति विज्ञान या इथनोलॉजी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। डेरिडा का जन्म 1930 में हुआ था और उसकी मृत्यु 2004 में हुई, और इसका जो प्रमुख लेखन का कार्य है वो 1960s का है। 67-68 के आसपास इसकी कुछ प्रमुख पुस्तकें प्रकाशित हुई थी जिनका मैं वर्णन आगे करूंगा, और तब से डेरिडा साहित्य के और समाज विज्ञान के क्षेत्र में छा गया। डेरिडा का अध्ययन फ्रांस में हुआ, कुछ यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ। फ्रांस में डेरिडा एक मार्जिनल व्यक्ति के रूप में ही रहा, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में इसको ज़्यादा प्रसिद्धि मिली और ये मेन स्ट्रीम थिंकर जिसको कहते हैं उसमें आ गया। 1960 के दशक में इनकी 3 प्रमुख पुस्तकें प्रकाशित हुई, स्पीच एंड फिनोमिना ऑफ ग्रामेटोलॉजी एंड राइटिंग एंड डिफरेंस, और इनके बाद इसको प्रसिद्धि मिलती चली गई। आप देख सकते हैं कि इनमें से किसी भी पुस्तक के नाम में समाजशास्त्र नहीं है, और डेरिडा कोई समाजशास्त्री था भी नहीं, लेकिन उसके कुछ कंसेप्ट, उसकी कुछ अवधारणाएं ऐसी हैं जिन्होंने समाजशास्त्र पर काफी एक गहरी छाप छोड़ी है, और उन कंसेप्ट की बात हम करेंगे। डेरिडा को मुख्य रूप से एक पोस्ट स्ट्रक्चरल और पोस्ट मॉडर्न फिलोसोफर के बारे में के रूप में जाना जाता है। हिंदी में हम उसको कह सकते हैं उत्तर संरचनात्मक और उत्तर आधुनिक। डेरिडा को हम
पोस्ट स्ट्रक्चर और पोस्ट मॉडर्न, उत्तर संरचनात्मक और उत्तर आधुनिक इसलिए कहते हैं क्योंकि उसने ये स्थापित करने की कोशिश की कि उसके समय में जो सीमाएं थी वो द्रवित हो गई। मतलब कहने का ये कि चीजों के भेद बहुत स्पष्ट नहीं रहे, और ये बात आगे चल के मेरे प्रेजेंटेशन में और साफ होगी कि जो बाइनरी थिंकिंग थी, जो जैसे यूरोपियन थिंकिंग या एशियन थिंकिंग या अफ्रीकन थिंकिंग, ये इस तरह की चीजें आपस में सब मिलजुल रही हैं। अब आज जो है उस तरह के पुराने टाइप के भेद खत्म हो गए। इसका एक और गहरा दार्शनिक अर्थ भी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और उसका कहने का एक मुख्य उद्देश्य ये था कि यूरोप का जो पूरा चिंतन था वो एक संरचनावादी चिंतन था, और यूरोप के लोग बार बार प्लेटो और अरिस्टोटल के टाइम से लेके आज के टाइम तक जो भी यूरोप का चिंतन है उसके मूल में कुछ ऐसा है कि जो मूल में भी है और उसके बाहर भी है, और जो उसके चिंतन को और उसके सामाजिक चिंतन को, आर्थिक चिंतन को, राजनीतिक चिंतन को पूरी तरह से प्रभावित करता है। एक केंद्र है, उसका एक निश्चित केंद्र है। उसके लिए उसने एक शब्द इस्तेमाल किया, लोगोसेंट्रिसिज्म। तो यूरोप के पूरे चिंतन के पीछे एक लोगोसेंट्रिसिज्म है। आज वो लोगोसेंट्रिसिज्म खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि साम्राज्यवाद खत्म हुआ और जो कॉलोनाइजेशन की प्रक्रिया में, और जो जब यूरोप ने एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देशों पर अपनी प्रभुसत्ता स्थापित की और वहाँ अपनी कॉलोनियल पॉलिसीज लागू की और वो उन लोगों के संपर्क में आए, तो उन लोगों के चिंतन से यूरोप का चिंतन भी प्रभावित हुआ। और आज हम ऐसे कुछ क्लियर कट डिफरेंसेस नहीं कर सकते कि ये यूरोपियन चिंतन है, ये भारतीय चिंतन है। सब कुछ वैश्विक हो गया, और ये वैश्विक हो जाना ही उसका पोस्ट मॉडर्नाइजेशन है। और बाउंड्रीज की फ्लूइडिटी, ये उसका पोस्ट स्ट्रक्चरल हो जाना है। और वो जो केंद्र बिंदु था यूरोप के पूरे दर्शन का, उसका समाप्त हो जाना या उसका अपने केंद्र से विस्थापित हो जाना, ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है। डेरिडा ने कहा कि भाई लोगोसेंट्रिसिज्म समाप्त होने के बाद ये जो यूरोप का एक केंद्र बिंदु था पूरे चिंतन का, सैकड़ों हजारों साल के जो चिंतन का जो केंद्र बिंदु था, उस केंद्र बिंदु के विस्थापित हो जाने के बाद मीनिंग समाप्त हो गई। ये बड़ा एब्स्ट्रैक्ट सेंटेंस है, मीनिंग समाप्त हो गई। मतलब शब्दों में, साहित्य में, टेक्स्ट में आज मीनिंग्स नहीं है। तो मीनिंग्स कहाँ है, मीनिंग्स कहाँ से आती है, इस विषय में उसने सोचा। इसी डेरिडा वाज अगेंस्ट द मॉरल फॉर्मलिज्म ऑफ द वेस्टर्न लिंग्विस्टिक। वो लिंग्विस्ट था, भाषा वैज्ञानिक था और दार्शनिक था, और वो पश्चिमी भाषा विज्ञान और दर्शन के जो नैतिक औपचारिकतावाद था उसके विरुद्ध खड़ा हुआ था। फर्डिनेंड डी सॉसियोर ने एक कंसेप्ट दिया था डिफरेंस का, और डेरिडा ने कहा कि डिफरेंस के कंसेप्ट को आज हम मेंटेन नहीं कर सकते। एक्चुअली आज का समय ट्रेस का समय, संबंधों का समय है। और इसके मैं अभी अगली कुछ स्लाइड्स में आपको इसका अर्थ बताऊंगा। डेरिडा टोटलिटेरियनिज्म या सर्वसत्तावाद के विरुद्ध है, हेजेमोनी, ऊंच नीच, गैर बराबरी के विरुद्ध है,
और वो कहता है कि जितने भी रियलिटी के कंस्ट्रक्शंस हैं वो सब पार्शियल कंस्ट्रक्शंस हैं। डेरिडा अमेरिका का जो वियतनाम में इंटरवेंशन हुआ या जो रूस जैसे समाजवादी देशों में हो रहा था, या यूरोप में कुछ समय जो उथल पुथल मची हुई थी, तरह तरह के आंदोलन चल रहे थे और नई नई विचारधाराएं आ रही थी, उसके बहुत सारे साथी पोस्ट मॉडर्न थॉट को कंट्रीब्यूट कर रहे थे, तो उनसे प्रभावित होके उसने ऐसी बातें कही। जो अगर आप डेरिडा का साहित्य पढ़ते हैं तो उसमें जो कुछ 4-5 प्रमुख परिकल्पनाएं, संकल्पनाएं या अवधारणाएं निकल कर आती हैं, वो है सेंटर, केंद्र बिंदु। और केंद्र बिंदु हिल गया, ऐसा उसने कहा कि यूरोप के चिंतन का केंद्र बिंदु हिल गया है। इसके समाजशास्त्र के लिए क्या परिणाम होंगे, इसके बारे में हम सोच सकते हैं। एक बड़ा परिणाम तो यही होगा इसका कि जब यूरोप के सारे दर्शन का केंद्र बिंदु विस्थापित हो गया, तो फिर वो जो साइंटिफिक पॉजिटिविस्टिक मेथोडोलॉजी थी सोशल साइंसेस की या सोशियोलॉजी की, उसका महत्व समाप्त हो गया। आर्क राइटिंग, राइटिंग का आदि स्रोत, भाषा का, वो किसी विशेष वाक्य की बात नहीं कर रहा, वो भाषा की बात कर रहा है कि भाषा का आदि स्रोत वो क्या है, इसके विषय में उसने बात कही। और जबकि उससे पूर्व के चिंतक ये मानते थे कि जो भाषा है वो मनुष्य को प्रकृति के साथ संबंधित करने में उसकी सहायता करती है। मनुष्य प्रकृति का वर्णन करता है, प्रकृति को कैटेगराइज करता है, निसर्ग को कैटेगराइज करता है और उसके लिए शब्द उत्पन्न करता है। नदी है, पहाड़ है, पेड़ हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, सांप है, बिच्छू हैं, और ये अलग अलग शब्द उसने बनाया और एक भाषा का निर्माण किया। और उस भाषा के कुछ नियम हैं, लिंग्विस्ट जो है भाषा के नियमों पर रिसर्च करते हैं। तो एक लिंग्विस्टिक थ्योरी, एक स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक थ्योरी उसके ज़माने में सर्वमान्य थी। और डेरिडा ने कहा कि जो डिफरेंसेस के आधार पर लिंग्विस्टिक्स की थ्योरी बनी है वो मुझे मान्य नहीं है। और उसका कारण ये है कि ये लैंग्वेज हमें दुनिया के, प्रकृति के, निसर्ग के बारे में नहीं बताता, बल्कि दुनिया को मनुष्य कैसे एक्सपीरियंस कर रहा, मनुष्य उस दुनिया को कैसे एक्सपीरियंस, मनुष्य के उस दुनिया के अनुभव क्या है। अब वो अनुभव, उन अनुभवों की एक निरंतरता है, वो अनुभव पिछले 1000-2000 साल में लगातार बदलते रहे हैं। और उन अनुभवों को जो मनुष्य के हैं लेकिन है दुनिया के बारे में, उनको व्यक्त करने के लिए भाषा है। तो ऐसी जब अनुभव बदल रहे हैं तो भाषा भी बदल रही है और भाषा के नियम भी बदल रहे हैं। इसलिए आज वो जो डिफरेंस और दूसरे कंसेप्ट थे जिनके आधार पर यूरोपीय भाषा विज्ञान बना था, यूरोपीय भाषा विज्ञान की जिस तरह से रचना हुई थी, वो आज वैध नहीं है। और उसने कंसेप्ट, उसने स्पीच को, वाणी को, भाषा, रिटन लैंग्वेज, लिखित भाषा से अलग किया और एक कंसेप्ट दिया ट्रेस। उसने कहा कि एक्चुअली भाषा खाली डिफरेंसेस से नहीं बनती, वो संबंधों के एक संजाल से बनती है। और जो शब्द हैं वो अनुरेख हैं, वो केवल दूसरे शब्दों से अलग ही नहीं है, बल्कि हमें दूसरे शब्दों की ओर ले जाने वाले माध्यम हैं। इसको भी मैं ठीक से समझाने की कोशिश करूंगा। तो डेरिडा को हम जानते हैं एंड ऑफ मीनिंग, अर्थों की समाप्ति के लिए, कि टैक्स में कोई मीनिंग नहीं है। जैसे अगर आप, मैं अपने भारतीय विद्यार्थियों के लिए कहूँ कि जब आप निराला की कोई कविता पढ़ते हैं या तुलसीदास की रामचरितमानस पढ़ते हैं, तो डेरिडा के हिसाब से हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि निराला तो आज उपस्थित है नहीं, तुलसीदास तो आज उपस्थित है नहीं, तो हमारे पास इसका कोई साधन भी नहीं है जानने का कि
हमारा जो निराला का इंटरप्रिटेशन है, हमारा जो तुलसीदास का इंटरप्रिटेशन है, वो सही है या नहीं है, और यही एकमात्र इंटरप्रिटेशन है या यही वो इंटरप्रिटेशन है जो निराला और तुलसी देते। तो काव्य एक चीज हो गई और उसका इंटरप्रिटेशन अलग चीज हो गई, और इंटरप्रिटेशन और काव्य के बीच में जो ये बढ़ता हुआ गैप है, इसको डेरिडा कह रहा है एंड ऑफ मीनिंग्स, सीमियोटिक्स, सत्य का संकेतों द्वारा विस्थापन। पहले के दर्शन में जो संकेत थे वो किसी वस्तु विशेष के संकेत थे। एक था साइन, सिग्निफायर, और एक सिग्निफाइड। एक संकेत है और वो किसका संकेत है। अब आधुनिक काल में या 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और विशेषकर अंतिम दिनों में ये एक प्रश्न खड़ा हो गया कि क्या जो भी संकेत हैं वो किसी ना किसी वस्तु, किसी ना किसी चीज के बारे में, दुनियावी चीज के बारे में, समाज के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में, राजनीति के बारे में इंगित करते हैं, या संकेतों की अपनी एक भाषा बन गई है और संकेत अपने आप से कम्युनिकेट करने लगे। और ये जो संकेतों के अध्ययन की जटिलता है, इसके लिए उसने शब्द इस्तेमाल किया सीमियोटिक्स, संकेतों का या चिन्हों का अध्ययन। और उसका एक कंसेप्ट है डिकंस्ट्रक्शन, जिसके लिए विशेष रूप से वो जाना जाता है। और डिकंस्ट्रक्शन एक ऐसा शब्द है जो समाजशास्त्र में भी काफी प्रचलित हो गया। डेरिडा पे किन किन लोगों के प्रभाव थे ये भी जानना जरूरी है। डेरिडा पर फिनोमेनोलॉजी का प्रभाव था। यहाँ मैंने विशेषकर समाजशास्त्र के ही शब्द इस्तेमाल किए हैं ताकि आप लोग उससे रिलेट कर सकें। फिनोमेनोलॉजी, एडमंड हसल। फिनोमेनोलॉजी आप जानते हैं, फिनोमेनोलॉजी का अर्थ है कि फिनोमेना या घटना का अध्ययन। कुछ लोग उस घटना को हमारी शुद्ध चेतना में घटता हुआ मानते हैं, तो कुछ लोग उस घटना को बाहरी संसार में होता हुआ मानते हैं। इसलिए अलग अलग विचार भी हैं। और ये फिनोमेनोलॉजी जो घटना क्रिया या घटना विज्ञान है, घटना क्रिया विज्ञान, घटना विज्ञान, इसका डेरिडा पर बहुत जबरदस्त प्रभाव है। इसने फिनोमेनोलॉजी को पढ़ा और उस पर अपनी टिप्पणियां दी। उसका एक बड़ा भाग जो फिनोमेनोलॉजी के ऊपर टिप्पणियों के रूप में है। एग्जिस्टेंशियलिज्म, सार्त्र एग्जिस्टेंशियलिज्म में बहुत सारे लोग आते हैं और सोशियोलॉजी के विद्यार्थियों के लिए सार्त्र एक नाम है ऐसा। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म के हिसाब से ये था कि मैं सोचता हूँ और इसीलिए अस्तित्व में हूँ। ये एक काफी फेमस वाक्य है एग्जिस्टेंशियलिज्म का। सार्त्र का उस पर प्रभाव है, दूसरे एग्जिस्टेंशियलिस्ट का उस पर प्रभाव है, लेकिन वो एग्जिस्टेंशियलिज्म के विरुद्ध भी खड़ा है। बात यह कि अपने समय के सभी बड़े दार्शनिक प्रभाव का प्रभाव डेरिडा पर देखा जाता है, और डेरिडा ने उन सभी चीजों के बारे में लिखा। डेरिडा ने फिनोमेनोलॉजी के बारे में लिखा, डेरिडा ने सार्थ के बारे में लिखा, डेरिडा ने स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में लिखा, और डेरिडा ने अपने टीचर, अपने शिक्षक फूको के बारे में भी लिखा। लेकिन इन सब के बारे में उसने एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण ही अपनाया। जैसे कि उसने कहा कि सार्त्र का जो ये ऑन्टोफिनोमेनोलॉजिस्ट ऑफ फ्रीडम का जो स्वरूप है, अवतार है, मैं इसके विरुद्ध हूँ। फिनोमेनोलॉजी ठीक है, फिनोमेनोलॉजी को मैं कुछ हद तक स्वीकार करता हूँ, लेकिन जो सार्त्र का जो फ्रीडम का एक सत्तावादी कंसेप्ट है उसको स्वीकार नहीं करता। डेरिडा किसी भी चीज को की निश्चितता को स्वीकार नहीं करता। वो उसे हर चीज में संशय है, उसे हर चीज में कुछ सीमाएं दिखाई देती हैं, और उसे ये दिखाई देता है कि वर्तमान युग में सब कुछ चिंतन के क्षेत्र में खिचड़ी हो गया, दर्शन के क्षेत्र में खिचड़ी हो गया, समाजशास्त्रीय चिंतन में सब खिचड़ी हो गया, कोलाज हो गया, खिचड़ी या कड़ी बन गई। ये ऐसा उसको दिखाई देता था। इसलिए वो किसी भी चीज की ऑन्टोलॉजी
या सत्तावाद को स्वीकार नहीं करता। मतलब ऑन्टोलॉजी कहती है कि यह सत्य है, जबकि डेरिडा कहता है सत्य कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको हम कह सकें कि यह सत्य है। वो तभी तक था जब तक यूरोप में दर्शन का एक मूल केंद्र था और सारे दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, साहित्यकार, समाजशास्त्री सब कुछ उस केंद्र बिंदु, विचारों के उस केंद्र बिंदु से प्रभावित थे। अब जब वो केंद्र बिंदु विस्थापित हो गया तो फिर वो हर एक विचार की सत्ता समाप्त हो गई है और अनेक प्रकार के विचारों का एक समन्वय हो रहा है। एक कभी कभी समन्वय हो रहा है और कभी कभी सिर्फ खिचड़ी बन रही। तो इसी ये फूको का भी प्रभाव है। फूको उसका टीचर था और फूको ने डिस्कोर्स एनालिसिस की बात की थी। फूको ने कहा था कि मैन इज डेड, और जब मैन इज डेड, फूको भी कुछ कुछ समझ रहा है कि विचारों का, दर्शन का केंद्र समाप्त हो गया है, विज्ञान का युग समाप्त हो गया है, सार्वभौमिक सर्वकालिक वैज्ञानिक चिंतन का युग समाप्त हो गया है। तो फिर उसकी जगह उसने कहा कि डिस्कोर्स आ गया, लेंसेज हैं, डिस्कोर्सेज हैं, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स हैं, एपिस्टेम्स हैं। और फूको ने जो कहा वो रीजन पर आधारित था, जबकि डेरिडा ने फूको के डिस्कोर्स की बात को तो कुछ कुछ स्वीकारा है, लेकिन डिस्कोर्सेज रीजनिंग पर आधारित है, तर्क पर आधारित है, इस बात को उसने अस्वीकार किया। तो वो एक तरह से फूको को भी नहीं मानता, फूको की भी आलोचना करता है। एक्चुअली हम काफी हद तक सही होगा अगर हम ये कहें कि डेरिडा अपने समकालीन सभी चिंतन पद्धतियों का खंडन करता है, देता कुछ भी नहीं है। ऐसी क्योंकि वो ये मानता ही नहीं है कि कोई यूरोप में संरचनावाद की समाप्ति के बाद कोई सर्वमान्य परिकल्पना दी जा सकती है। वो इस बात को मानता ही नहीं है, तो वो अपना कोई निश्चित सिद्धांत, अपनी कोई निश्चित परिकल्पना नहीं देता, और उसको हम खंडन के समाजशास्त्री या खंडन के दार्शनिक के रूप में जाने तो बेहतर समझ सकते हैं, बजाय के मंडन के। हाँ, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरी अपनी भी डिफिकल्टी थी जब मैंने थोड़ा बहुत डेरिडा को पढ़ना चाहा, कि हमारे हिंदुस्तान के समाजशास्त्र के विद्यार्थियों को डेरिडा कभी समझ में नहीं आया, बड़ा मुश्किल। मैं तो कहूँगा मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग सेंटेंस यूज कर रहा हूँ कि समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसके पास कोई ग्रांड नैरेटिव नहीं है, कोई एक निश्चित सिद्धांत आपको देने के लिए नहीं है। जैसे मार्क्स का सिद्धांत था, माल्थस का सिद्धांत था, फ्रायड का सिद्धांत था मनोविश्लेषण का, कीन्स की थ्योरीज हैं और तमाम लोगों की थ्योरीज हैं। ऐसी कोई भी थ्योरी डेरिडा के पास देने के लिए नहीं है। दूसरे ये कि डेरिडा ने प्लेटो और हेडेगर से लेके रूसो, सोसियोर, लेविस्ट्रॉस, नीत्शे, फ्रायड, हुसेल, इन सब को पढ़ा, इसको गहराई से पढ़ा, इनको आत्मसात किया और उनकी समालोचना प्रस्तुत की। जब तक हम ऐसा नहीं करते, जब तक, उसके लिए हमें यूरोप की भाषाएं सीखनी पड़ेगी और यूरोप की पूरी चिंतन पद्धति के इतिहास को समझना पड़ेगा, और इन सब को, प्लेटो को, हेडेगर को, रूसो को, सोसियो को, लेविस्ट्रॉस को, नीत्शे को ठीक से समझना पड़ेगा। जब तक हम ऐसा नहीं कर पाते तब तक हम डेरिडा को ठीक ठीक नहीं समझ सकते। वो यूरोपीय विचार पद्धति और हमारे बीच की वो दूरी बनी ही रहेगी। और ये सब करने के बाद उसने ये सवाल उठाया कि क्या उन सब के पीछे जो स्ट्रक्चरल थॉट का केंद्र बिंदु था वो आज भी वैध है? ये भी मैंने आपसे कहा। तो हमको तो वो पहले तो हमको यूरोप के दर्शन का इतिहास ही नहीं मालूम, फिर ये सारे लेखक हमारे पढ़े हुए नहीं है समाजशास्त्र में, हम इनकी बात भी नहीं करते हैं। थोड़ी बहुत कभी कभी लेविस्ट्रॉस की बात करते हैं, वो भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट इतनी बात नहीं करते, तो हम इनको समझते नहीं है।
तो इसलिए फिर डेरिडा को समझना एक मुश्किल काम। और वो अपने समय के, अपने समकालीन लेखकों, बुद्धिजीवियों और दार्शनिकों, जिनमें प्रमुखतः यूरोप के लोग हैं, कुछ अमेरिका के हैं, उनके साथ वाद विवाद कर रहा है, उनके साथ उसका डायलॉग, उसका संवाद चल रहा है, उसके साथ डिबेट चल रहा है। और जब तक हम इन राइटर्स, इंटेलेक्चुअल्स और फिलोसफर्स को नहीं समझते, हमको डेरिडा को समझना मुश्किल होगा। फिर डेरिडा ने समाजशास्त्र में कुछ नहीं लिखा, डेरिडा ने लिखा मेटाफिजिक्स में, दर्शन में लिखा, भाषा में, भाषा विज्ञान पर लिखा, भाषा का एक विज्ञान उसने तैयार किया, अर्थों पर लिखा, मीनिंग्स में अभिप्राय क्या है, शब्दों का अभिप्राय क्या है, भाषा का अभिप्राय क्या है, कथन का अभिप्राय क्या है, वाणी का, स्पीच का अभिप्राय क्या है। और ये कहा कि आज के समय में कोई ऐसा टेक्स्ट, कोई ऐसा ग्रंथ, कोई प्रामाणिक ग्रंथ, कोई पुस्तक, कोई वाक्य, कोई शब्द नहीं रहे जो हमको सत्य के होने या सत्य के बारे में बता सके। ये जो बीइंग का, होने का या सत्य का जो कंसेप्ट है, यही अब आज संदेह के घेरे में है। तो फिर अर्थों का कोई मतलब नहीं रह जाता। और उसने सीमियोटिक एनालिसिस किया, मीनिंग्स कैसे बनती हैं। मैंने शुरू में कहा था कि मीनिंग्स बनती हैं वर्ड की, जो वर्ड के बारे में जो कैटेगराइजेशन मनुष्य करता है, और उसके लिए लैंग्वेज पैदा की उसने, और उसका कोई आदि स्रोत है, फिर वो विकसित होती रही, कुछ उसके कुछ नियम बन गए, कुछ हो सकता है स्वाभाविक रूप से भाषा का विकास हुआ हो और फिर नियम बने हो, और फिर संकेतों की दुनिया आ गई, अलंकारों, रूपकों, समासों और उपमाओं की दुनिया आ गई, विरोधाभासों की दुनिया आ गई, और इसमें मीनिंग समाप्त हो गई। तो संकेत अपने आप में ही एक सत्य बन गए, और वो जो संकेत हैं उनका क्रिएशन कैसे होता है, कौन करता है, किन कारणों से होता है, और उनका ऑर्डर्स क्या। आज जो आप टीवी पर देखते हैं, जो अखबारों में पढ़ते हैं, मैगजीन्स में पढ़ते हैं, जो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, जो आप देखते हैं, इसमें अब आज ये प्रश्न उठाना ही बेमानी है कि उसमें कितना सत्य है, कितना असत्य है, और कितना उसमें मोटिवेटेड मटेरियल रहता है। ऐसा डेरिडा ने देखा। और उसने कहा कि कोई भी विचार मेटाफिजिक्स या तत्व मीमांसा या दर्शन के बाहर संभव नहीं है। समाजशास्त्री ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो जिसके पीछे एक तत्व मीमांसा छुपी हुई ना हो। और ये तत्व मीमांसा, जब यूरोप की तत्व मीमांसा के बारे में संदेह हो गया है, वो समाप्ति की ओर जा रही है, तो आज फिर डिस्कोर्स आ गया उसकी जगह, फूको का डिस्कोर्स आ गया, और वो डिस्कोर्सेज रीजनेबल है, इसको भी नहीं मानता। वो कहता है कि डिस्कोर्सेज में तमाम विरोधाभास हैं, तमाम भेद हैं, उनके अनेक प्रकार हैं, और कहीं संकेत हैं, कहीं तर्क है, कहीं युक्ति है, और कहीं कवियों की भाषा का सहारा लिया गया है, मेटाफर्स हैं, और उसको समझ। मैं आपको बताऊं कि अगर आप डेरिडा को मौलिक रूप से पढ़ना शुरू करें, तो इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि आप उसके किसी भी वाक्य को नहीं समझ पाएंगे। और उसका कारण है कि वो कब अमूर्त हो जाता है, और कब उसकी भाषा मूर्त चीजों के बारे में बात करती है, कब वो कवियों की भाषा इस्तेमाल करने लगता है, कब वो डिफरेंसेस पे चला जाता है, कब वो कॉन्ट्रडिक्शंस और इनकंसिस्टेंसीज पे चला जाता है, और सब जो आज की खिचड़ी, या जिसको बिल्कुल देहाती भाषा में कहते हैं लपड़ सपड़ हो गया, अर्थों के क्षेत्र में जो लपड़ सपड़ हो गया, तो डेरिडा उसकी बात करता है। डेरिडा को मैं एक कोट करता हूँ कि द मोमेंट इज नॉट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ए फिलोसॉफिकल और साइंटिफिक डिस्कोर्स। आज के समय में हम विज्ञान की बात करने में असमर्थ हैं। इट इज ऑल्सो ए मोमेंट विच, ये एक ऐसा क्षण है जो राजनीतिक है, जो आर्थिक है, और जो तकनीकी है,
आदि आदि। तो अर्थ जो संकेत जिनके माध्यमों से आज हम बात कर रहे हैं, टेक्स्ट की जगह संकेत हैं, और धर्म और पुराण और तर्कशास्त्र और दर्शन शास्त्र की जगह संकेतों के मल्टीपल अर्थ हैं। तो वहां पे उसके पीछे राजनीति, अर्थनीति और तकनीक, प्रविधि को समझना अधिक महत्वपूर्ण है बजाय उसके गूढ़ दार्शनिक अर्थों को समझने के। प्रेजेंस थ्रू एब्सेंस, डिपेंडेंस ऑन फिलॉसफी। प्रेजेंस थ्रू एब्सेंस का उसका एक कंसेप्ट है जो कि जैसे और मैं इसको अभी एक उदाहरण से बताऊंगा। और उसके साथ उसने ये भी कहा कि ट्रेस डिफरेंस तो सोस्यूर का कंसेप्ट था, और इसने अपने उसकी जगह एक भेद की जगह इसने ट्रेस या संकेतों का संजाल। अब उदाहरण के तौर पे देखें तो अगर भाषा में हम कहना चाहें कि हमारा दल या हमारा समाज या हमारा संविधान मुक्ति को समर्पित है या समानता को समर्पित है, तो मुक्ति की अवधारणा को समझाने के लिए आपको दमन को समझाना पड़ेगा कि मुक्ति क्या है जो दमन नहीं है, मुक्ति क्या है, समानता क्या है, प्रजातंत्र क्या है जो दमन नहीं है, जो अधिनायकवाद नहीं है, जो सर्वसत्तावाद नहीं, ये उसके भेद का एक उदाहरण हुआ। तो सोस्यूर की जो भाषा विज्ञान है उसके अनुसार भाषा इस तरह के डिफरेंसेस पे आधारित है। जब तक आप दमन को परिभाषित नहीं कर सकते तब तक आप मुक्ति की बात नहीं कर सकते। लेकिन ये डेरिडा एक और बात भी कहता है, ट्रेस, संकेतों का संजाल। अगर आप मुक्ति की परिभाषा करने लगे तो आप देखेंगे कि मुक्ति की ही अनेकों संकल्पनाएं हैं। मुक्ति क्या है, ये समाज में मुक्ति क्या है, व्यक्ति की मुक्ति नहीं, हम समाज की मुक्ति की बात कर रहे हैं, एक मुक्त समाज की बात कर रहे हैं। वो मुक्त समाज कैसा होगा? अब इसमें आपको अगर आप कंप्लीट लिस्ट बनाने लगे मुक्ति की तो आपको 50 या 100 या और भी अधिक शब्द आपके सामने आ खड़े होंगे जो कहेंगे कि हम मुक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, और आपको चुनना होगा। फिर आपको उनमें से कुछ का चुनाव करना पड़ेगा कि मुक्ति का मेरा अर्थ ये है या इस संदर्भ में अर्थ ये कुछ ऐसी बातें जो कि इथनोमेथोडोलॉजी की इंडेक्सिकलिटी में हम लोग सोशियोलॉजी में देखते हैं। इंडेक्सिकलिटी, रिफ्लेक्सिविटी एंड इंडेक्सिकलिटी। मुक्ति को समझना होगा तो संदर्भों में समझना होगा। मुक्ति के आप डिक्शनरी में जाएंगे तो मुक्ति के आपको दर्जनों अर्थ मिल जाएंगे। अब आप किस अर्थ में मुक्ति शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आप संदर्भ से चयनित करते हैं, और ऐसा रीडर भी करता है, सुनने वाला भी करता है, बोलने वाला भी करता है, लेखक भी करता है, समाजशास्त्री भी करता है। तो और एक शब्द अनेकों शब्दों, एक शब्द को समझने के लिए एक अनेकों शब्दों का संजाल होता है जिसमें हमको प्रवेश करना पड़ता है। तो इसका मतलब यह है कि शब्दों का अपना कोई अर्थ नहीं है, उनको समझने के लिए हमें उस संजाल की तरफ जाना है, और अंत में आर्थिक, राजनीतिक और प्रविधि की परिस्थितियां ही निर्णय कर पाती हैं, या हमारा अपना निर्णय एक होता है जो आपके निर्णय से अलग हो सकता है, या एक समाज का निर्णय दूसरे समाज के निर्णय से अलग हो सकता है, और कोई सार्वभौमिक सार्वकालिक निर्णय नहीं हो सकता। उस सेंस में डेरिडा कहता है कि अर्थों की समाप्ति हो गई। नीत्शे ने कहा था कि ईश्वर मर गया, और उसके बाद फूको ने कहा कि मनुष्य मर गया। मनुष्यता का कंसेप्ट आपको सार्त्रे में ज्यादा देखने को मिलता है, और फूको के आते आते उसने डिक्लेयर कर दिया कि मनुष्य मर गया, डिस्कोर्सेज रह गए, सोचने की विचारधाराएं रह गई, एक मानवीय विचारधारा जिसको हम कह सकते हैं कि जो सभी मानवों पर लागू होती हो या सभी मानवों का हित करने वाली कोई बात हो, वो चीज समाप्त हो गई। और डेरिडा ने कहा अर्थ समाप्त हो गए।
अर्थों की समाप्ति। तो इस तरह से जब मैं अर्थों की समाप्ति की बात करता हूँ डेरिडा की, तो मुझे फिर नीत्शे का शून्यवाद और फूको का डिस्कोर्स एनालिसिस याद आता है। अर्थों की समाप्ति हो गई। और इंटरेस्टिंग बात ये मैं फिर से रिपीट करूंगा कि फूको जो है वो डेरिडा का शिक्षक है, और डेरिडा पर उस फूको का बहुत प्रभाव है, लेकिन इस सेंस में प्रभाव नहीं है कि डेरिडा जो बात कह रहा है वो समझ में आने वाली है, दूसरे समाजशास्त्री की समझ में इसलिए भी आ जाती है कि डेरिडा हॉस्पिटल की बात करता है, जेल की बात करता है, और मैडनेस की बात करता है, और ऐसी चीजों की बात करता है जो हमारे समाज में हमारे लिए ज्यादा स्पष्ट है, जबकि डेरिडा किसी भी सामाजिक बात के बारे में बात नहीं करता। तो मित्रों, आज के जो हमारे जो 21वीं शताब्दी है उसके कुछ प्रमुख उसकी कुछ प्रमुख अवधारणाएं ऐसी हैं जिनके बारे में डेरिडा से हम कुछ सीख सकते हैं। डेरिडा युग्मक चिंतन यानी कि बाइनरी थिंकिंग, जिसमें हम दो चीजों को लेके हमारी भाषा के केंद्र में दो चीजों का भेद सम्मिलित होता है, जैसे यूरोप और एशिया, और गोरे और काले, या दक्षिण भारतीय और उत्तर भारतीय, और श्वेत श्याम, दिन रात, गरीबी और समृद्धि, पूंजीवाद और मार्जिनलाइजेशन या प्रोलेटेरियनाइजेशन, सर्वहारा बनने की एक प्रक्रिया, ये सब बाइनरी थिंकिंग है। और डेरिडा बाइनरी थिंकिंग को, युग्मक चिंतक को नहीं मानता है, और डेरिडा बहुत सारे कल्चरल थ्योरीज की तरह ये मानता है कि जब आप युग्मक चिंतन करते हैं तो उनमें से एक उस युग्म, उस बाइनरी थिंकिंग के किसी एक पहलू को आप श्रेष्ठ घोषित करते हैं और दूसरे को उससे निकृष्ट घोषित करते हैं। तो इससे फिर पैट्रियार्की का जन्म होता है, इससे अधिनायकवाद का जन्म होता है, सर्वसत्तावाद का जन्म होता है, और एक असमान समाज का जन्म होता है। वो तो इसलिए वो युग्मक चिंतन के विरुद्ध खड़ा है। तो डेरिडा ये भी कहता है कि किसी प्रकार की सत्य की परिभाषा, जो उपरोक्त बिंदु से ही निकल के आती है बात, कि सत्य की परिभाषा कहीं ना कहीं असत्य की परिभाषा के ऊपर आधारित होती है। और उसने एक थोड़ा सा नया शब्द कॉइन किया, एक जैसे डिफरेंस। इसमें डिफरेंस जिसको हम जानते हैं DIFFERENC, डिफरेंस माने भेद, उसकी जगह उसने शब्द इस्तेमाल किया RANC, DIFFERENC, डिफरेंस। और उसको उसने कहा कि स्पेसिंग इनहेरेंट इन द सिस्टम ऑफ डिफरेंसेस गवर्निंग द डिस्कोर्स। डिफरेंस की जगह वो डिफरेंस ले आया, जिसमें कि डिफरेंसेस भी हैं लेकिन ट्रेस भी है, संकेतों का संजाल है, संदर्भ है, राजनीति है, समाज है, प्रविधियां हैं, ये सारी चीजें उसमें शामिल हो जाती। ये तो जैसे दूसरा उदाहरण हम दे सकते हैं कि मान लो हम नगर को परिभाषित करें, तो नगर उपस्थिति, नगर को हम कह सकते हैं नगर उपस्थित है, परिभाषा में नगर उपस्थित है। और क्या अनुपस्थित है? रूरल, ग्रामीण। तो ग्रामीण परिवेश अनुपस्थित है। अब क्या अर्बन की परिभाषा बिना रूरल की परिभाषा दिमाग में रखे बनाई जा सकती है? और क्या अर्बन की बात हम रूरल की बात को कहे बिना कह सकते हैं? और क्या ये संभव है कि जब हम अर्बन और रूरल की बात करते हैं तो उसमें अर्बन नगरीय समाज की श्रेष्ठता सन्निहित नहीं है? कि अगर नगर और ग्राम एक जैसी स्थिति में आ जाएं और उनमें किसी भी प्रकार का डिफरेंस ना रहे वास्तव में, तो
फिर तो नगर और गांव की बात करना ही मुश्किल हो जाएगा। आज हम मेल्स और फीमेल्स की बात इसलिए कर पाते हैं क्योंकि जेंडर डिफरेंसेज हैं, बायसेज हैं, स्टीरियोटाइप्स हैं, स्टिग्मेटाइजेशन हैं। अगर वो सब खत्म हो गए तो फिर मेल और फीमेल की बात करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसने कहा कि हमारे जो अर्थ हैं, तमाम हमारी परिकल्पनाएं, जो भी संकल्पनाएं हैं, वो कंटिजेंट कुछ दूसरी चीजों, दूसरी परिभाषाओं पर आधारित हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं, जटिल हैं, स्पष्ट नहीं है, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। और आज का आप में से वो समाजशास्त्री जो कि पॉजिटिविज्म में अभी भी आपका विश्वास बना हुआ है, और जब आप सोशल फिनोमिना की स्टडी के लिए इंडिसेस डेवलप करते हैं तो आप महसूस करते हैं कि ये कितना कठिन है कि हम किसी सामाजिक वस्तु, सामाजिक क्रिया को ठीक ठीक से इंडेक्स कर सके, चाहे वो स्टिग्मा हो, चाहे वो आधुनिकीकरण हो, चाहे वो गरीबी हो। गरीबी की इतनी परिभाषाएं हो गई अर्थशास्त्र में भी, समाजशास्त्र में, और हम गरीबी को ठीक ठीक परिभाषित नहीं कर पा रहे हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत सारी मीनिंग्स को हम सप्रेस, जब हम रिलेटिव पॉवर्टी की बात करते हैं तो हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी को सप्रेस करते हैं, जब हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात करते हैं तो हम रिलेटिव पॉवर्टी को सप्रेस करते हैं। नॉट ए क्लियर प्रेजेंस। हम गरीबी की बिना दूसरी चीजों के बारे में बात करें, समाज के बारे में, बिना समाज के बारे में बात करें, बिना समृद्धि के, बिना विकास के, बिना हमारी राजनीति का उद्देश्य क्या हो, और बिना उदारवाद, बिना प्रजातंत्र के बात करें, बिना टीवी और संचार माध्यम, बिना सोशल मीडिया के बात करें, हम आज गरीबी पे बात नहीं कर सकते। तो ये डेरिडा हमको बताता है। डेरिडा ने एक कंसेप्ट दिया डिकंस्ट्रक्शन का, और यही वो कंसेप्ट है जो आज समाजशास्त्र में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। डेरिडा ने कहा कि कोई मेथोडोलॉजी नहीं बनाई जा सकती दुनिया का अध्ययन करने के लिए, समाजशास्त्र में हम कहें तो समाज का अध्ययन करने के लिए, क्योंकि जो ऑब्जर्वर है, जो दृष्टा है, या जो अनुभव करता है, जो समाजशास्त्री है, और वो जिस चीज का अनुभव कर रहा है, उनके बीच एक स्थायी दूरी नहीं है। और इसलिए ऐसी कोई विधि नहीं बनाई जा सकती, ऐसी प्रविधि और ऐसी विधियां नहीं बनाई जा सकती जो कि ऑब्जेक्टिव रूप से, वस्तुनिष्ठ रूप से समाज का अध्ययन कर सके। तो फिर क्या रह गया? डिकंस्ट्रक्शन रह गया। और डिकंस्ट्रक्शन के बाद हम फिर कुछ रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, नए आइडिया। जब हम वर्तमान में उपलब्ध जस्टिस और इक्वालिटी के आइडियाज का डिकंस्ट्रक्शन करते हैं, या हम मॉडर्निटी का डिकंस्ट्रक्शन करते हैं, करप्शन का डिकंस्ट्रक्शन करते हैं, पॉवर्टी का डिकंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उसके बाद फिर हम एक नया कंसेप्ट तैयार करते हैं, जिससे कि वर्तमान संदर्भों में, वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संदर्भों में वर्तमान चीजों को थोड़ा अधिक स्पष्ट रूप से देखा जा सके। लेकिन वो सार्वभौमिक नहीं है, सब कुछ सापेक्षिक है। डेरिडा अथॉरिटी या सत्ता की इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के विरोध में खड़ा है, सर्वसत्तावाद के विरोध में खड़ा है, और इसीलिए वो न केवल सब प्रकार की सत्ताओं, न केवल साम्राज्यवाद का, न केवल रेसिज्म का, बल्कि विचारों के क्षेत्र में भी वो सारे दर्शनों का विरोध करता है, क्योंकि उसे ये स्वीकार नहीं है कि विचारों के क्षेत्र में भी कोई सत्ता स्थापित करके बैठ जाए। तो इसीलिए वो फूको का विरोध करता है, वो सार्त्र का विरोध करता है, जबकि इनसे प्रभावित है, क्योंकि वो कहता है कि मैं सार्त्र की विचारधारा को, मैं फूको की विचारधारा को एक उसकी एक ऑन्टोलॉजिकल ट्रूथ नहीं बनने दूंगा, मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानने दूंगा कि उनके पास कोई ऑन्टोलॉजिकल ट्रूथ है। डेरिडा सभी प्रकार की ऑन्टोलॉजीज के खिलाफ, and he looks for the original elements and parts of thought.
कंसेप्ट, रिवील्स कुछ डिकंस्ट्रक्शन करके जो छुपा हुआ है, जो जब जब आप जैसे आज हमारे देश में हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, डेरिडा राष्ट्रवाद का डिकंस्ट्रक्शन करेगा और देखेगा कि वो कौन सी ऐतिहासिक परिस्थितियां हैं, वो कौन सी सामाजिक परिस्थितियां हैं, वो कौन सी राजनीतिक परिस्थितियां हैं वगैरह वगैरह, जिसमें कि नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ इस कंसेप्ट का, और इसके मायने क्या हैं, विभिन्न लोगों के लिए इसके मायने क्या हैं, और अगर राष्ट्रवाद को पोषित करते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा, ये सारी बातें देखेगा, उसके आर्थिक सामाजिक पहलू को समझेगा, वो टीवी पे किस रूप में आ रहा है, वो सोशल मीडिया में किस रूप में आ रहा है, इसको देखेगा, उनके डिफरेंसेस को देखेगा, उनके ट्रेसेस को देखेगा। वो राष्ट्रवाद को समझाने के लिए हमें कितने शब्दों, कितनी विचारधाराओं, कितने दर्शनों, कितनी तत्व मीमांसाओं का सहारा लेना पड़ेगा, उन सबको देखेगा और फिर वो एक नई बात कुछ कहना चाहेगा। तो ये छुपी हुई चीजें, राष्ट्रवाद एक उसका कोई ग्रांड नैरेटिव नहीं है, राष्ट्रवाद के पीछे छुपे हुए वो जो तत्व हैं, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, उनको वो निकाल के लाता है। इसलिए इस सेंस में कि डेरिडा रिवील्स, वो दिखाता है व्हाट इज हिडन, जो छुपा हुआ है। हम अगर कहें कि इट वाज ए मेल डॉक्टर, तो कुछ भी कहना नहीं हुआ, क्योंकि डॉक्टर्स आर यूजुअली मेल्स। और अगर हम कहें कि इट वाज ए फीमेल डॉक्टर, तो इसका एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट है, इसकी एक मीनिंग हो जाती है। बाइनरी, मेल डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर, बाइनरी, युग्मक चिंतन। और तो ये इसके पीछे वो जेंडर का युग्मिक चिंतन क्या है, मेल डॉक्टर से एक्सपेक्टेशन, फीमेल डॉक्टर से एक्सपेक्टेशन क्या है, उनका जनाधार क्या है, उनका समाज में आधार क्या है, प्रेजुडिसेस में, शिक्षा में, तमाम चीजों में जो उनकी जड़ें हैं, उनको डेरिडा निकाल कर बाहर लाना चाहता है। और डेरिडा कहता है कि सारी डेफिनेशंस सर्कुलर हैं और शून्य है, वैक्वस है। जब आप देखते हैं कि एक शब्द को समझाने के लिए 10 शब्द हैं और उन 10 शब्दों को समझाने के लिए फिर हर एक के अलग अलग दर्जनों और सैकड़ों शब्द हैं, तो फिर हर एक परिभाषा को हम कह सकते हैं वो शून्य है, वो कोई एक निश्चित चीज को वो इंगित नहीं करती। जैसे कोई अगर मुझसे पूछे बुद्धिज्म क्या है, बुद्धिज्म क्या कहता है, आज सुबह एक मेरे मित्र ने पूछा कि बुद्ध का दर्शन क्या है, बुद्ध क्या कहता है, तो मैं उससे बोला कि भाई आज की परिस्थिति में तो मैं यही कहूंगा कि बुद्ध का दर्शन वैक्वस है, क्योंकि इतने प्रकार के बौद्धिक दर्शन हैं बुद्ध के, इतने प्रकार की दार्शनिकताएं और व्यवहार उसके साथ जुड़े हुए हैं कि ये कहना कि बुद्ध ने जो कहा था वो ये और केवल यही है, बड़ा एक मुश्किल काम है। उसमें मूर्ति के लिए स्थान है या नहीं, कई बार जो है गौतम बुद्ध विष्णु के 10वें अवतार हो जाते हैं। ईस्टर्न एशियन कंट्रीज में चले जाएं तो जैसे हम अपना हिंदुस्तान में किसी मुसीबत के पड़ने पे राम और कृष्ण को याद करते हैं, वो बुद्ध को याद करते हैं, वो भी एक प्रकार का बुद्धिज्म है। और जो हीनयान है वो भी एक प्रकार का बुद्धिज्म है, जो पूरी तरह से ध्यान पर आधारित है और अपने आप को पढ़ने, अपने मस्तिष्क को पढ़ने पर आधारित है, वो भी एक प्रकार। तो फिर बुद्धिज्म क्या है? कुछ नहीं है, कुछ भी बुद्धिज्म क्या, कुछ भी नहीं है। ये डेरिडा कहना चाहता है, कुछ भी नहीं है। मैं जो डेरिडा को थोड़ा बहुत समझा हूं वो यही है कि कुछ भी नहीं है। संकेत, सेमियोटिक्स, तो फिर लेकिन हम तो बात तो करते हैं आपस में और संकेतों के माध्यम से बात करते हैं, तो इनको ही, संकेतों को ही समझना है, उनकी ऑर्डरिंग को समझना है, उनके अरेंजमेंट्स को समझना है, उनके पीछे छुपे हुए तमाम भाव और तमाम युक्तियों और तर्कों को समझना है। बस यही एक समाजशास्त्री का काम आज रह गया है। तो लेकिन आप चूंकि समाजशास्त्री हैं, आप में से अधिकांश,
तो उनके लिए डेरिडा का क्या संदेश है? डेरिडा का संदेश है कि जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, जो रिसर्च का माने आप कहते हैं कि नॉलेज जनरेशन, तो जो नॉलेज है वो शुद्ध नहीं है, उसका कोई शुद्ध नॉलेज नहीं है, शुद्ध ज्ञान नहीं है। वो रिसर्चर पे डिपेंड करती है, वो कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ पे डिपेंड करती है, वो पार्टिसिपेंट्स पे डिपेंड करती है, और रीडर जब उसको पढ़ता है कोई पाठक, उस पे डिपेंड करती है। और अगर कोई ज्ञान ऐसा है कि शोधकर्ता पर, संदर्भों पर, भागीदारों पर या रेस्पोंडेंट्स या सब्जेक्ट्स पर, विधियों पर और पाठक पर उसकी निर्भरता है, तो फिर क्या कहेंगे उस ज्ञान को? तो यही कहेंगे वैक्यूअस है, एम्प्टी है, शून्य। उस सेंस में डेरिडा शून्यवादी है। बुद्ध और नीत्शे की तरह शून्यवादी है। लेकिन अगर आप डेरिडा से कहेंगे कि आप शून्यवादी हैं, तो इसको भी वो स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि वो ये नहीं मानेगा कि शून्यवाद की कोई सार्वकालिक और सर्वांगीण परिभाषा संभव है। ये क्रुक ने एक किताब लिखी थी पोस्ट मॉडर्नाइजेशन पर, उसने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि आज इनइक्वालिटी, सोशियोलॉजिस्ट के लिए उसने कहा कि असमानताएं बनी हुई है। पोस्ट मॉडर्न, पोस्ट इंडस्ट्रियल, सर्विस सोसाइटी में भी असमानता है, लेकिन वो असमानताएं उस तरह की नहीं है जैसे कि असमानता पूंजीपति और मजदूर वर्ग की, वो असमानता नहीं है। बोर्ड्यू ने भी पूंजीपति वर्ग के अस्तित्व को नकार दिया। उसने कहा उच्च मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। उसने पूंजी बोर्ड्यू ने जो डिस्टिंक्शंस की है, अपने स्ट्रेटिफिकेशन की थ्योरी दी, तो उसने पूंजीवादियों को का सफाया ही कर दिया। डिफरेंसेस हैं, लेकिन डिफरेंसेस हैं, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि आज के डिफरेंसेस कम ऑपरेसिव, कम दमनकारी या कम आतंक पैदा करने वाले या कम शोषण करने वाले हैं। दमन, शोषण, आतंक कई मायनों में और बढ़ गया है, ऐसा पोस्ट मॉडर्नाइजेशन के साथ जाता है कि बाइनरी चिंतन खत्म हो गया। डिस्टिंक्शन, बोर्ड्यू ने जो शब्द इस्तेमाल किया था डिस्टिंक्शन, उसकी जगह डेरिडा इस्तेमाल करता है डिफरेंस। और डिफरेंस का मतलब ये है कि इनइक्वालिटीज हैं, और ये भी नहीं कह, और इतनी तरह की इनइक्वालिटीज हैं कि उनके बारे में कोई एक साइंटिफिक सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता। डेरिडा ज्ञान की समालोचना करता है, भाषा की समालोचना करता है, सत्ता की समालोचना करता है, पुरानी बाउंड्रीज को तोड़ता है। पुरानी बाउंड्रीज जो स्टेट की, रेस की, इथनिसिटी की, जेंडर की जो पैदा हुई साम्राज्यवाद के कारण, के यूरोप का सारी दुनिया में साम्राज्य स्थापित हो गया और उन्होंने अपना पराया उस तरह से चीज़ों को देखना शुरू कर दिया। उनके लिए जो यूरोप की दृष्टि थी, यूरोप का जो दृष्टिकोण था, यूरोप की जो चिंतन पद्धति थी, यूरोप के दर्शन का जो केंद्र था, वही से सही केंद्र था, और उस केंद्र से उन्होंने फिर कॉलोनीज को भी देखना शुरू कर दिया, और उससे फिर एक उसके अपने सिद्धांत बने, जिसके लिए आप ओरिएंटलिज्म और ऑक्सीडेंटल, ये सारे ऑक्सीडेंटलिज्म ये शब्द इस्तेमाल करते हैं कि आज युग बदल गया है और आज हम अपने केंद्रों, आज की जो सोसाइटीज पहले कॉलोनीज थी, तो आज की सोसाइटी में ये व्यग्रता है कि वो अपने दृष्टिकोण से साम्राज्यवाद के इतिहास को समझे और ग्लोबलाइजेशन और वैश्वीकरण को समझे। डेरिडा के पास ये सुविधा भी नहीं है, क्योंकि डेरिडा ये भी नहीं मानता कि जो आज के एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के जो वो देश जो कभी यूरोप के देशों की कॉलोनीज रहे हैं, वो जिस ढंग से चीजों को देख रहे हैं वो सही है, वो अलग, उसको हम कह सकते हैं वो अलग है, लेकिन उनमें से कौन सी दृष्टि सही है वो ये नहीं कहा जा सकता। आप एक आप जब आज किसी सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करते हैं और आप कहते हैं कि मैं इसमें फेमिनिस्ट लेंस से स्टडी कर रहा हूँ,
तो आप एक अलग किस्म की बात कहते हैं। लेकिन डेरिडा कहेगा कि आप सत्य की बात नहीं, ऐसे किसी सत्य की बात नहीं कह रहे जो सिर्फ उन्हीं के पास है जो फैमिलिस्ट लेंस से चीजों को देख रहे हैं। या कोई कहता है कि मैं भाई अब तक का जो सारा चिंतन है वो इंपीरियलिस्टिक है या ब्राह्मणिकल है और मैं चीजों को दलित लेंस से देखना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, ये डिफरेंस है। डेरिडा कहेगा आपके पास एक डिफरेंट लेंस है, आप एक डिफरेंट तरीके से चीजों को देख रहे हैं। लेकिन डेरिडा ये मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि आपका चिंतन ज्यादा वैज्ञानिक या ज्यादा सत्य है उस चिंतन की अपेक्षा जो पहले का था, सिर्फ डिफरेंट है। तो डिफरेंसेस की बात है। और नए नए किस्म के डिफरेंसेस, आज नए नए किस्म के डिफरेंसेस आ रहे हैं जो साम्राज्यवाद के बाद या जो पश्चिमी दर्शन के दृष्टिकोण से पूरब को देखने की जो एक विचारधारा निकली थी, उससे जो संकल्पनाएं आई नेशन की, स्टेट की, रेस की, इथनिसिटी की, जेंडर की, वो तो हैं, लेकिन आज के डिफरेंसेस की लाइट में और नई नई चीजें निकल के आ रही हैं। नए नए शब्द गढ़ने की, नए नए कंसेप्ट बनाने की आवश्यकता है, रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है, डिकंस्ट्रक्शन के बाद रिकंस्ट्रक्ट करने की, पुनर्निर्माण की जरूरत है। और जो जैसे कि क्रुक की किताब में हम पोस्ट मॉडर्नाइजेशन के बारे में देखते हैं कि आज उत्पादन की व्यवस्था पर जो आधारित वर्ग भेद थे वो समाप्त हो गए, कंजम्पशन पर आधारित भेद आ गए और अस्मिता पर आधारित, आइडेंटिटीज पर आधारित भेद आ गए, और इनके बारे में भी कोई निश्चित व्यवस्था नहीं दी जा सकती। इस सेंस में हम कहते हैं कि पोस्ट मॉडर्नाइजेशन आ गया। तो आज चाहे वो सोशल मूवमेंट्स हो, चाहे न्यू सोशल मूवमेंट्स के सिद्धांत हो, टुराइन वगैरह के न्यू सोशल मूवमेंट्स की थ्योरी, आइडेंटिटी ओरिएंटेड पैराडाइम की बात हमारे मूवमेंट के विद्यार्थी करते हैं। तो जबकि डेरिडा के लिए अस्मिता सदस्यता का एक आधार हो सकती है, आनुवांशिकी ही आधार, सब कुछ आधार नहीं है। आज जन भागीदारी एक आधार है। तो जन भागीदारी की जब बात करते हैं तो वो टुराइन के सेंस की आइडेंटिटी नहीं, उसकी बात हम नहीं करते, क्योंकि जन भागीदारी, जनता आज अनेकों प्रकार से मोबिलाइज, अनेकों प्रकार से अपना प्रोटेस्ट, अपना आक्रोश व्यक्त कर रही, अनेकों प्रकार से मोबिलाइज हो, अनेकों प्रकार से संगठित हो रही, और चीजों को समझने के लिए हमें किसी न किसी संगठन का सदस्य बनना पड़ता है। वो जो है, वो जो सदस्यता है आज अनुवांशिकी नहीं है, वो पूंजीपति और सर्वहारा के भेद की नहीं है, और वो उस सेंस में आइडेंटिटी की भी नहीं है जो कि विद्यार्थियों की, महिलाओं की या दूसरी आइडेंटिटीज की बात टुराइन ने की। सभी प्रकार की दास से मुक्ति की बात डेरिडा कर, उसे किसी भी प्रकार की दासता, चाहे समाज में हो, चाहे वो मानव मस्तिष्क में हो, चाहे विचारों में हो, या दार्शनिकता में हो, या व्याकरण में हो, या राजनीति में हो, उसको स्वीकार नहीं है। ये सारी चीजें स्वामी सेवक, पैटर्न क्लाइंट, और पति पत्नी में पैटर्न क्लाइंट स्वामी सेवक का संबंध, माता पिता स्वामी सेवक, सत्ता प्रजा स्वामी सेवक, शिक्षक विद्यार्थी, शिक्षक स्वामी है, विद्यार्थी सेवक है, चिकित्सक रोगी, वही हायरार्की, वही हेजेमोनी, वही इनइक्वालिटी, सभ्य असभ्य, वही उसी तरह की इनइक्वालिटीज, अवतार, संदेशवाहक, गुरु, उनके पास विजडम है, वो एक श्रेणी के लोग हैं, और जो उपासक है, और या जो आम जनता है, या जो भक्त है, या जो विश्वास रखने वाला है, वो दूसरा। डेरिडा इस तरह के भेद मिटाना चाहता है। डेरिडा का धर्म एक ऐसा धर्म है, अगर मैं कहूँ, डेरिडा ने ऐसा नहीं कहा, लेकिन अगर मैं कहूँ कि डेरिडा का धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें कि ना कोई ग्रंथ है, ना जिसमें वेद है, ना पुराण है, ना कोई बाइबल है, ना कोई कुरान है, ना गुरु ग्रंथ साहब है, ना कोई अवतार है, ना कोई संदेशवाहक है, जो कुछ भी है वो सारे लोग एक जैसे हैं।
वो सारे लोगों का सामूहिक चिंतन, संबंधों का सामूहिक चिंतन है। उसमें किसी प्रकार की मान्यता नहीं है। और बड़ा ये कहना आसान है, इसको व्यवहार में लाना या इसको समझाना उतना ही कठिन है। मुझे ध्यान है कि जब मैं बच्चों से क्लास में पूछता था, इंट्रोडक्टरी सोशियोलॉजी में सबसे पहले मैं उनसे पूछता था कि क्या आपको लगता है कि दुनिया का आप अब तक का जितना भी चिंतन, लिखित चिंतन है, वो सब मानवीय है, मनुष्य के द्वारा पैदा किया हुआ है? तो लगभग सभी विद्यार्थी हाथ खड़े कर देते थे, यस, हाँ हम मानते हैं, सब मानते हैं। लेकिन जब मैं ये कहता था उसके बाद कि क्या आप ये मानते हैं कि वेद भी मनुष्य के लिए बनाए हुए हैं, या आप मानते हैं कि क्या कुरान भी मनुष्य की बनाई हुई है, क्या आप मानते हैं गुरु ग्रंथ साहब भी मनुष्य का बनाया हुआ है, क्या आप मानते हैं बाइबल भी मनुष्य की बनाई हुई है? तब विद्यार्थी घबरा जाते और तब हाथ उठने बंद हो जाते। बड़ा मुश्किल है ये बात कहना। डेरिडा ऐसी कुछ बात कह रहा है। अगर आपकी समझ में ऐसी कुछ बात आती हो जो मनुष्य की सामूहिकता की बात है और जो हर प्रकार की गैर बराबरी, चाहे वो समाज के स्तर पे हो, चाहे विचारों के, मानसिकता के, दर्शन के और ऑन्टोलॉजीज, एपिस्टेमोलॉजीज के स्तर पे हो, एक्जियोलॉजीज के, मूल्य विज्ञान के स्तर पे हो, हर स्तर पर उसको रिजेक्ट करना है। जो ऐसा मानते हैं वो डेरिडा की बात को अच्छे से समझ सकते हैं। तो जब विज्ञान ही नहीं रहा तो हम किन वैज्ञानिक नियमों का खोज करें, समाजशास्त्र में क्या पढ़ें, सिवाय इसके कि हम मनुष्य से अपने संबंधों को समझें। मनुष्य से जब हम संबंध स्थापित करेंगे तो किसी विशेष प्रकार के मनुष्य से होगा, कोई बात नहीं। मनुष्य से संबंधों को समझें, उसकी सीमाओं को समझें और उन संबंधों की बेहतरी के लिए और उन लोगों के जीवन की बेहतरी के लिए हम क्या कर सकते हैं, उनकी एडवोकेसी, उनकी वकालत, उनका पक्ष पोषण, उसके लिए किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करने की जरूरत है, कैसे नए साइंस, मेटाफर, जार्गन पैदा करने की जरूरत है, विज्ञान की जरूरत नहीं है। तो वो बात डेरिडा कहना चाहता है। रेजिस्टेंस, मोबिलाइजेशन इन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी एंड अदर, सभी क्षेत्रों में, विज्ञान की यूनिवर्सिटी में, राजनीति में, दर्शन शास्त्र में, प्रविधियों में, हर जगह। अगर यहाँ मैं ये कहूँगा कि अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि फिर तो डेरिडा बहुत ऊपर से जा रहा है और इसको, ये हम डेरिडा को कभी नहीं समझ पाएंगे, मैं भी कहता हूँ कि आप नहीं समझ पाएंगे, तो फिर क्या करें? तो मैं कहूँगा समाजशास्त्र के विद्यार्थी फिर डेरिडा को भूल जाएं। अगर आप नहीं समझ, और आप नहीं समझ सकते, वो इतनी क्रांतिकारी बात कह रहा है कि आप नहीं समझ सकते आसानी से, जब तक कि आप अपनी बैकग्राउंड, अपनी सामाजिक परिस्थिति, अपनी बायोग्राफी, अपने चिंतन के मूल, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई, आपके टीचर्स ने आपको क्या बताया, माता पिता ने क्या बताया, जब तक पूरा वो उसका डिकंस्ट्रक्शन आप नहीं कर लेते और जब तक आप ये नहीं समझ जाते कि इन जो भी विचार मूल्य संबंधी हो, ज्ञान संबंधी हो, दर्शन संबंधी हो, धर्म संबंधी हो, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं बाइनरी चिंतन है और ऊंच नीच या एक इनइक्वालिटी या हेजेमनी या हायरार्की की स्थिति है, और उसको हमें अगर हमें एक सच्चे मानव के रूप में जीना है तो उन सबको रिजेक्ट करना पड़ेगा। तब तक आप डेरिडा को नहीं समझ सकते। तो फिर क्या कर सकते हैं? मैं कहूँगा समाजशास्त्र के विद्यार्थी डेरिडा को जो आसानी से नहीं समझ सकते, वो फूको को पढ़े। फूको को आप समझ सकते हैं क्योंकि उसने हमारे आसपास के बहुत सारी समस्याओं को उठाया, उसने दंड को उठाया, अस्पताल की बात की, पागल खाने की बात की, जेल की बात की और डॉक्टर पेशेंट की, उसने ऐसी ऐसी बातें हम उसने हमारे सामाजिक संदर्भों से चीजों को लेके उनको डिकंस्ट्रक्ट किया। जो काम डेरिडा ने किया वो फूको ने भी किया, लेकिन उसने उन चीजों का डिकंस्ट्रक्शन किया और कहा कि कैसे डिफरेंट लेंसेज से चीजें, एक डॉक्टर की निगाह से कैंसर क्या है और एक रोगी की निगाह से कैंसर क्या है, डॉक्टर की निगाह से कैंसर की स्टेजेस क्या है, रोगी की निगाह से कैंसर की स्टेजेस क्या है, डॉक्टर की निगाह से कारण क्या है, रोगी की निगाह से कारण क्या है,
डॉक्टर की निगाह से उपचार क्या है, रोगी की निगाह से उपचार क्या है, फूको ये समझता है। डेरिडा और एक कदम आगे बढ़ता है। तो अगर आप फूको को समझ लें तो ये काफी होगा आधुनिक या प्रा आधुनिक चीजों को समझने के लिए। यहाँ कुछ मैं आपको रेफरेंसेस देना चाहता हूँ। प्रारंभिक विद्यार्थी यहाँ से पढ़ सकते हैं। कंस्ट्रक्शन और डिकंस्ट्रक्शन को समझने के लिए ये किताब है, एन इन्विटेशन टू सोशल कंस्ट्रक्शन। एक अंडरस्टैंडिंग डेरिडा, ये एक आर्टिकल है। और सोशल थ्योरी एक पुस्तक है जिसका रावत ने भी एक एडिशन निकाला है 2004 में। और ये किताबें हैं, कुछ और किताबें हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप कोई संघर्ष, डेरिडा आपके काम का है। अगर आप किसी संघर्ष, किसी विरोध या जो सताए हुए और जो स्टिग्मेटाइज लोग हैं, ऑप्रेस लोग हैं, जिनका दमन हुआ है, शोषण हुआ है, पिछड़े हुए हैं, दबे कुचले हैं, उनके साथ आप खड़े रहना चाहते हैं और उसके लिए आप नए किस्म के सिद्धांतों को खोजना चाहते हैं कि उनका उद्धार कैसे हो सकता है। और अभी तक उपलब्ध सारे चिंतनों, सारी थ्योरी, सारी व्याख्याओं, सारे सिद्धांतों को रिजेक्ट करके कुछ नया करना चाहते हैं, जिससे कि ऐसा कुछ हो सके कि संबंधों में एक बराबरी की बात आ सके, तब आप डेरिडा को समझ सकते हैं। तो धन्यवाद। मैं अंत में फिर एक बार रिपीट करूंगा कि डेरिडा एक ऐसा, वो एक समाजशास्त्री तो नहीं है और उसने समाजशास्त्र करके ऐसा कोई लिखा भी नहीं है, लेकिन उसके कुछ कंसेप्ट्स हैं जो आज समाजशास्त्र में पॉपुलर हो रहे हैं, उनको ठीक से समझने के लिए डेरिडा के बारे में कुछ सामग्री का पढ़ना आपके लिए उपयोगी होगा। और जो मैंने सोशियोलॉजिकल थ्योरीज की कुछ बुक्स है आपको रेफरेंसेस दिए हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं और डेरिडा को बेहतर समझ सकते हैं। डेरिडा की समस्या ये है कि वो एक समान मनुष्य को देखना चाहता है। वो हर प्रकार की गैर बराबरी का विरोधी है और गैर बराबरी का विरोध करने के लिए वो खाली समाज में जो एग्जिस्टिंग गैर बराबरी के को परिभाषित करने के लिए जिन शब्दों का, जिन अवधारणाओं का प्रयोग किया जाता है, न केवल उनको रिजेक्ट करता है कि जैसे आपके ब्राह्मण, दलित, पूंजीपति, सर्वहारा, श्वेत, अश्वेत, नगरीय, ग्रामीण, ये जो वर्तमान में इनइक्वालिटी को दिखाने वाली बातें हैं, बल्कि वो इन सबको रिजेक्ट करता है। और आज तक के जितने भी सिद्धांत हैं, मैंने एक स्लाइड में कहा कि उस पर उसने फिनोमेनोलॉजी को सीरियसली लिया, उसने एग्जिस्टेंशियलिज्म को सीरियसली लिया, उसने स्ट्रक्चरलिज्म को सीरियसली लिया, उसने उस समय प्रचलित सारी विचारधाराओं को सीरियसली लिया, फूको सीरियसली लिया और उन पर अपने मत रखे। तो ऐसा था डेरिडा। और डेरिडा, फिर मैं पुराने अपने दूसरे वीडियोज में भी कह चुका हूँ कि डेरिडा को समझने के लिए आपको अपनी बायोग्राफिकल सिचुएशन, अपने समाज, अपने चिंतन, अपने मस्तिष्क, अपने धर्म, अपनी व्यवस्था से लड़ना होगा। ये सारी विचारधारा लड़ाई की विचारधारा है, लेकिन इनको पोस्ट मॉडर्न इसलिए कहते हैं क्योंकि ये, या पोस्ट स्ट्रक्चरल इसलिए कहते हैं कि वो किसी भी भाषा के कब्जे के बाहर हो गई। जो सच्चाई है वो भाषा के नियंत्रण के बाहर हो गई है और वो किसी भी प्रकार की बाइनरी या किसी प्रकार की थ्योरी के अंदर उसको, आज चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं और सब इतनी खिचड़ी बन गई, इतना एक कोलाज विचारधाराओं का हो गया, समस्याओं का हो गया कि उसको एक निश्चित विचारधारा से नहीं समझा जा सकता। ये कुछ ऐसा डेरिडा हमें सचेत, इन चीजों के प्रति सचेत करना चाहता है।